नमस्कार विद्यार्थियों, आपको मेरे YouTube चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु में स्वागत है। अभी तक हमारे लेक्चर नंबर 15 हो गए। आज हम लेक्चर नंबर 16 का डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 16 में हमारा जो टॉपिक है वो है अनंत रेखीय आवेशित तार पर आधारित उदाहरण, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ये पूछे गए हैं। इस लेक्चर नंबर 16 से पहले एक हमारा लेक्चर नंबर 15 था, उसमें हमने अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था और उसका वो जो फॉर्मूला आया था वो था E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। ये फॉर्मूला निकल के आया था 2k लैम्बडा अपॉन r। हमारे अनंत रेखीय आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 15 देखिए, और जहां पर ये फॉर्मूला लास्ट में आया है E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। के जो है वो आपका पता है, सार्वत्रिक नेतांक है, समानुपाती नेतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करने पर 9 गुणा 10 की पावर 9। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है और r उस तार से उस पॉइंट की दूरी है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल्स है वो है एक अपरिमित कह दो या अनंत कह दो, एक ही बात है, विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेमी दूरी पर, यानी ये कितनी दूरी है, r दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, r, ये r है आपका, दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो सीधा सा फॉर्मूला है E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। यहाँ k की जो वैल्यू है वो है 9 गुणा 10 की पावर 9। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है कितना, 2 गुणा 10 की पावर -6। माइक्रो को चेंज कर दिया है 10 की पावर -6। r जो दिया हुआ है वो कितना है, 20 सेमी, 20 को चेंज कर दिया है 20 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो इसकी जो यूनिट है, के की जो यूनिट है वो है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसकी है कूलम अपॉन मीटर और इसकी तो मीटर, जो भी दूरी है। हमको ये सारे मान इस फॉर्मूले में रखने हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखिए रखते हैं, तो E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू लैम्बडा 2 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 20 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 2 4 और 9 36 गुणा कितना बचा 10 की पावर 3 अपॉन 20 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, ऊपर जाएगा 36 अपॉन 20 गुणा 10 की पावर 3, ये है, ऊपर जाएगा 2 तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। कितना आएगा, 36 में 20 का भाग देंगे 1.8। ठीक है, गुणा 10 की पावर 5। अब हम निकाल क्या रहे हैं, ई का जो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि एक अनंत रेखीय आवेशित तार से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे।
ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन ये अपने आप में एक मोस्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जो कहता है उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए या वर्तुल्य गति करने के लिए क्या चाहिए? अवकेंद्रीय बल। ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया था। क्या चाहिए? अवकेंद्रीय बल। कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु जब चक्कर लगाती है तो उस चक्कर लगाने के लिए उसको चाहिए अवकेंद्रीय बल। देखो उसको कहां से मिलता है। चक्कर लगा रहा है, यदि रेखीय आवेश घनत्व तो 10 की पावर -6 यानी ये दिया हुआ है लैम्बडा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग यानी v पूछ रहा है और दिया हुआ है me 9.01, वैश्यता की दृष्टि से दिया हुआ है 9.0, वैसे होता है 9.1। 9.0 गुणा 10 की पावर -31 kg। E की वैल्यू जो दी हुई है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो देखिए पहले इसका चित्र बनाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक अनंत रेखीय आवेशित तार है और मैंने बताया था कि अनंत रेखीय आवेशित तार क्या होता है। ठीक है, अगर इस अनंत रेखीय आवेशित तार के पास कोई पॉइंट है, यानी इस तार के नजदीक में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए ये तार कैसे भांति व्यवहार करेगा? अनंत रेखीय आवेशित तार की भांति व्यवहार करेगा। तो एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्बडा दिया हुआ है 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर। ठीक है, वो कह रहा है इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में लिख देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। कितने वेग से? हमने लगाया v वेग से चक्कर लगा रहा है, तो वो b का मान याद करवा रहा है। ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, इसको ये आकर्षित करेगा, लेकिन इस पे बल भी तो लग रहा है। प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अगर हम ये पॉइंट है तो यहां पर r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E वेक्टर बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक बल अनुभव करेगा। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाते हैं, टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यहाँ कौन सा आवेश, तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो कितना बल अनुभव करेगा? F बराबर क्यू ई, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, कितना बल अनुभव करेगा? Q की जगह हम यहाँ E लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर ई वेक्टर। E क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने इस पॉइंट पे रख दिया तो ये बल अनुभव करेगा, और ये इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स चारों दिशाओं में गति करेगा। यानी ये वाला बल है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रदान कर रहा है? अवकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे F वेक्टर बराबर ई वेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स को अभिकेंद्रीय
बल प्रदान करेगा। ठीक है, हमने बोला था कि कोई भी चार्ज गति कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल चाहिए। अपकेंद्रीय बल कोई ना कोई चीज प्राप्त करता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? अपकेंद्रीय बल। तो कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त होगा, तो वो कहां से प्राप्त हो रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं तो अपकेंद्रीय बल चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा उसको? इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के मध्य में लगने वाला कूलाम आकर्षण बल। ऐसे यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? इस इलेक्ट्रॉन पर इस रेखीय आवेश तार के कारण लगने वाले बल से। और वो कितना होता है? F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। ठीक है, E क्यों लिया गया है? क्योंकि ये बल किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, इसलिए। तो ये दोनों अपकेंद्रीय बल आपको पता है क्या होता है 11th क्लास में? mv²/r। ठीक है, तो ये दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कंसेप्ट है, ये दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो mv²/r बराबर F वेक्टर, और F वेक्टर कितना है? E वेक्टर। हमें निकालना D का मान, तो b² बराबर, इन दोनों को ले लो, E/r अपॉन m। तो E क्या है? इस तार के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तार के कारण, तो हमने निकाल लिए एक रेखीय आवेशित तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 2k/r। लेक्चर नंबर 15 में, लेक्चर नंबर 15 को देखना इस फॉर्मूले के लिए। b² बराबर मान रखते हैं E, इसका मान है 2k/r। ठीक है, r अपॉन m। r से r कैंसिल हो गया, v² बराबर E की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻⁻19 टू 9 × 10⁻9 और लैम्बडा 10⁻⁻6 अपॉन m 9.0 × 10⁻31। इसलिए दिया है 9.0 क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 1.4 और 2। ठीक है, 3.2। यहां पे देखो, पहले माइनस की जोड़ लेते हैं, माइनस के 19 और माइनस के 6, माइनस के 25 और में से 9 घटाया तो 16 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 10⁻⁻31। 31 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? और 31 में से जब हम 16 को बढ़ाएंगे कितना आएगा? 15। सही है ना? 3.2 गुणा 10⁻⁻+ के 15। पॉइंट हटाया हमने यहां से, एक 0 नीचे बढ़ गई, तो इससे ये 14 हो जाएगा। 32 गुणा 10⁻14। यहाँ b² है तो हमें b निकालना है। b बराबर अंडर रूट में 32 गुणा 10⁻14 b, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 32 गुणा 10⁻7 और 32 5। ठीक है, तो ये लगभग आएगा b बराबर 5.7 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका लगभग हुआ। तो ये आप निकाल लीजिए। देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
एक अपरिमित अचालक परत का एक भाग एबीसीडी चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा भाग दर्शाया गया है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से r दूरी पर यहां पे बिंदु P पर इस परत का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, यानी इकाई लंबाई पर आवेश, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा है, तथा इस परत को q आवेश से समरूप आवेशित किया गया है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम अचालक को आवेशित करेंगे तो अचालक को जहां आवेशित करते हैं या अचालक को जहां आवेश दिया जाता है वो वहीं रहता है, क्योंकि अचालक के अंदर आवेश जो हैं वो गति नहीं करते। ठीक है, और जब हम चालक को आवेश देते हैं, कोई भी विलगित चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, यानी आवेश गति करते हैं। जब आवेश गति करेंगे और जब उसको अतिरिक्त आवेश दिया जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण वो आवेश चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो प्रतिकर्षण करेंगे तो प्रतिकर्षण के कारण जितनी दूरी पे जाने का प्रयास करेगा अतिरिक्त आवेश उतनी दूर तक जाएगा, यानी वो सतह पर आ जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो इस पृष्ठ के कारण, इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी, पृष्ठ के लंबवत भाग की। ठीक है, अब ये जो आवेश है वो दोनों तरफ वितरित है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यहाँ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P' है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी दोनों बिंदुओं पर। ठीक है, क्योंकि आवेश जो है वो परत के दोनों ओर है। तो अब हम क्या करते हैं, इस परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने एक सममिति के आधार पर हमने एक गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, बेलनीय गाउसीय पृष्ठ। कौन सा, बेलनीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, जिसकी इन सतहों का जो क्षेत्रफल है वो है S, इन दोनों का क्षेत्रफल S है, और इसकी जो लंबाई है कोई 2r होगी, ये r है तो ये 2r है, एक 2r लंबाई और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गाउसी पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना की, क्योंकि हमको गाउस के नियम से ज्ञात करना, और गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब सममिति कैसे है, सममिति ये कहती है कि जो भी इस गाउसीय पृष्ठ को लिया है, जितनी भी इसमें सतह हैं, उन सतहों में थीटा और ds के मध्य में कोण समान होना चाहिए। ठीक है, तो वो सममिति है। तो देखिए, अगर हम यहां पे हमने एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश के कारण, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका नोट कर लेना। अल्पांश ले लिया, अल्पांश की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इस दिशा में, E वेक्टर। तो यहाँ भी थीटा बराबर 0 है। अगर चाहे आप यहाँ लो, यहाँ पे अल्पांश ले लो तो भी E वेक्टर इस दिशा में होगा और ds भी इस दिशा में होगा, तो थीटा बराबर 0। तो इस वाले पृष्ठ पर, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की इस वाले पृष्ठ पर थीटा E और ds के मध्य में थीटा समान है, तो ये सममिति है। इस वाले पृष्ठ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पे अगर ds अल्पांश है, इसकी भी डायरेक्शन ds ऐसे, तो थीटा बराबर 0। ये भी पृष्ठ सममिति में। और यहाँ देखें ये वाला पृष्ठ, तो यहाँ पर अगर हमने ये अल्पांश ले लिया तो इसकी डायरेक्शन ds वेक्टर बराबर ds वेक्टर तल के लंबवत, E वेक्टर ऐसे,
तो यहाँ थीटा बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ds की ऐसे और ई वेक्टर ऐसे, तो यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या बन रहा है 90। यानी हमने जितनी भी सरफेस ली है गाउसीय पृष्ठ में, जितनी भी सरफेस आ रही है उन सरफेस में ई और ds के मध्य थीटा बराबर 0 है। तो दो स्थिति होनी है, या तो थीटा बराबर 0 होना चाहिए या थीटा बराबर 90 होना चाहिए, जो है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के लिए ये हमारे पास जो बेलनीय पृष्ठ लिया है वो सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बेलनीय पृष्ठ से या बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो गाउस के नियम से हम ज्ञात करेंगे। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसमें कितनी पृष्ठ हैं, हमने ये पृष्ठ मान ली S1 S2 और ये पृष्ठ S3, तो इसको तोड़ लेते हैं। S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ S1 में E और ds के मध्य में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0, तो इसको खोलिए E ds cos 0 प्लस इसको भी खोलिए E ds cos 0 प्लस इसको भी खोलिए E ds cos 90 बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनकी वैल्यू तो 1 होती है, cos 0 इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास आएगा S1 बराबर E ds, S2 बराबर E ds बराबर समेशन q क्या है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। तो वो कैसे निकालेंगे, इस पूरे पृष्ठ का जो रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा, वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा। तो इतने क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रफल क्या है S, माना है ना, एक बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है, तो S में कितना होगा, तो एक में सिग्मा है, तो S में कितना होगा सिग्मा S, और वही होगा आपका समेशन Q, तो सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। E गाउसीय पृष्ठ पर E कांस्टेंट रहता है, तो E यहाँ पर भी कांस्टेंट है, E यहाँ पे भी कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ds, ये छोटे का अल्पांश ds है, तो इस पूरे से अगर इसका इंटीग्रल करें इस पूरे का, तो वो क्षेत्रफल S के बराबर आएगा, तो वो क्या आएगा ES, ऐसे ही ES सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 2ES बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट, S कैंसिल हो गया, E बराबर क्या आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन इसके लंबवत, तो हम n कैप लगा सकते हैं। n कैप क्या है, n कैप पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ एक चीज स्पष्ट है कि E का मान R पर निर्भर नहीं करता, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लेना। ठीक है, तब देखते हैं। अगर हम E और R में ग्राफ खींचे तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, यानी दूरी को कितना भी बढ़ाते चलो, दूरी को इस दिशा में
कितना भी बढ़ाते चलो, ई का मान फिक्स रहेगा। और ई जो है वो सिग्मा पर निर्भर करता है। अगर ई और सिग्मा में हम ग्राफ खींचें तो कैसी लाइन प्राप्त होगी? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ई सिग्मा के क्या है? समानुपाती, और आर पर निर्भर करता ही नहीं है। तो ठीक है, तो इस आर को चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे इस दूरी को बढ़ाते जाओ, चाहे यहाँ पर अगर आप पॉइंट पहुंचे, यहाँ पे पूछे इसके नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन यहाँ पूछता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन यहाँ पूछता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी परत से कितनी भी दूरी पर अगर आपसे पूछता है वो अचानक परत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ही दूरी पर पूछता है तो वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ आर पे निर्भर नहीं करता। अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।